लॉकडाउन के मद्देनजर लगभग 2.5 महीने के बाद बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। इस दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि 9 जून को अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार में जुटेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि 9 जून को गृह मंत्री अमित शाह फेसबुक लाइव के जरिए उत्तर बिहार के लोगों से जुड़ेंगे। साथ ही दिग्गज बीजेपी नेता दक्षिण बिहार में सभी प्रमुख नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी डिजिटल माध्यम से प्रचार के लिए तैयार है और आगामी चुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। बिहार चुनाव के मद्देनजर डिजिटल चुनाव प्रचार पर ज्यादा जोर रहेगा। आरजेडी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव जो कहेंगे वही सही होगा, यह तो नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव तो अपने पिता लालू यादव और शहाबुद्दीन को भी अपराधी नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट पर क्या कहेंगे। राजीव रंजन जी, महामंत्री जनक राम जी, हमारे मुख्यालय प्रभारी सुरेश गुप्ता जी और मीडिया प्रभारी प्रवक्ता हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और बगैर कोई देरी किए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को संबोधित करें। आज अनलॉकडाउन 1 के पहले दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आप सबों को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि विगत दिनों के लॉकडाउन में हमारे कोरोना वॉरियर्स के सभी 5 अंगों की तरह आप भी लगातार काम करते रहे हैं और इस विकट परिस्थिति में जब घर से बाहर लोग निकलने में डरते थे, उसके बावजूद भी आप सब कोरोना वॉरियर्स के भूमिका में सभी हमारे जो भी खबरें थी वह जनता तक पहुंचाने में मैंने हर जगह देखा है कि आप सभी की उपस्थिति सभी घटनाओं में बराबर शरीक रही है। तो सबसे पहले मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कोरोना वॉरियर्स के रूप में कि आप सबों के प्रयास से ही देश में क्या कहां पे घट रही थी, बिना अपनी परवाह किए हुए आप सबों ने यह कर्तव्य को पूरा किया। आज की मैं भी आप सबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यह दूसरा कार्यकाल था। आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 1 साल का कार्यकाल तो 30 तारीख को पूरा हुआ है, पर 31 तारीख तक लॉकडाउन था और उस समय तक कहीं से भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ठीक नहीं लगा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे थे, पर जिला के प्रदेश के हमारे जब पदाधिकारी घोषित हुए उसके बाद तुरंत ही लॉकडाउन लग गया और इतने दिनों में आप सबों से हम लोग आमने सामने रूबरू नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए आज हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पार्टी के सभी जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं 1 वर्षों में उन सबों के बारे में आप सबों से चर्चा की जाए। 2014 में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पदभार ग्रहण किया था और इस देश में 65 वर्षों में बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनका निदान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर यह पहला 5 वर्ष उन्हीं कार्यों में उनका बीत गया। जैसे हर गरीब के पास अपना शौचालय हो, अपना खाता हो, अपना जनधन अकाउंट हो, अपने किसानों के पास जो हमारे फसल योजना हो जिससे कि उनकी सिक्योरिटी रह सके, हमारे जो आर्थिक मोर्चे पर जो हमारे कॉर्पोरेट के व्यापारी थे जिनको अगर मुंबई से पटना सामान लाने की जरूरत पड़े तो 20 दिन लगता था, लेकिन 1 टैक्स 1 नेशन के तहत जीएसटी लागू करके हम लोगों ने पूरे के पूरे इस रेजीम को सिंप्लीफाई किया और इतना ही नहीं किया बल्कि जो कांग्रेस के समय की जो खामियां थी, जैसे 65 साल के इतिहास में अगर आप 60 साल लें तो केवल 18 लाख करोड़ उधार बैंकों ने
व्यापारियों को दिया था, पर अंतिम 5 वर्षों में 52 लाख करोड़ रुपए उधार दिया गया बिना गारंटी के। और इस तरह से बहुत सारी आप लोगों ने भी देखा कि काफी व्यापारी उसमें से भाग गए, डिफॉल्टर हो गए। किसी को यह चिंता ही नहीं रहती थी, लगता था कि उधार तो चुकाना है, एक और उससे बड़ा उधार ले लेंगे। लेकिन हम लोगों ने IBC को ला करके सभी को जिम्मेवार बनाया और हम वापस पैसे भी, बहुत सारे पैसे लाने में भी सफल हो गए जो कांग्रेस के जमाने में उधार दिए गए थे। तो उसी तरह से इतिहास में पहली बार हुआ कि हमने दूसरे की भूमि में जाकर, POK में जाकर के हमला करके अपने देश के पर जो आतंकवादी हमले हुए थे उनका जवाब दिया। और इसमें ही हमारे 5 साल के कार्यकाल निकल गए। और जो हम लोगों ने कार्य किया उसके लिए मैं बिहार की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कार्यों के कारण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों के कारण 55% मत से 40 में 39 लोकसभा क्षेत्र पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के को दिया गया और पूरे विश्वास से दिया गया। इतिहास में 55% मत भाजपा को कभी नहीं आए। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 5 वर्ष के काम किए, उस पर जनता का विश्वास की परिणति थी 2019 का चुनाव। और उसके बाद जो पहला हमारा लोकसभा का सत्र हुआ, हमारा सभी सांसदों ने 137% काम किया उसमें। और जितने भी विगत 70 साल के मुद्दे थे, खास करके धारा 370, 35A, सामान्य नागरिक कानून, 3 तलाक और जो एक विवाद चला आ रहा था राम मंदिर का, उसका भी शांतिपूर्ण समाधान करने में हम लोग सफल हुए। इतना ही नहीं, जो हमारे असंगठित कामगार थे उन सबों के लिए भी हम लोगों ने, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो या ESI में प्रोविजन में पैसे की कम करना हो, EPF में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ाना हो, हर तबके को हम लोगों ने साथ दिया। उसके बाद अचानक कोरोना की वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ा और सौभाग्य से इस देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में था। और उसी का नतीजा था कि जहां पूरे विश्व में 4.3 के औसत से प्रति लाख लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई, हमारे यहाँ यह प्रतिशत केवल 0.3 था, 0.3, जो बताता है कि हमने किस तरह से कोरोना को मैनेज किया। वैसे ही विश्व में अगर 1 लाख में महामारी का औसत लें तो 65 लोग 1 लाख की आबादी में प्रभावित हुए। हमारे यहाँ यह प्रतिशत केवल 7.9 था। और यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही समय पर फैसला लिया। और आज हम 7 लाख बेड तैयार कर चुके हैं, जिसमें अगर कोई कोरोना की बीमारी बढ़ती है तो उन मरीजों को कोई कष्ट नहीं हो। हमारे पास केवल वायरोलॉजी के नाम पर केवल एक लेबोरेटरी थी पुणे की। आज हमारे पास 610 लैब्स मौजूद हैं जहां पे कोरोना का टेस्ट हो सकता है। हम PPE किट, N95 मास्क बनाते नहीं थे, आज हम 4 लाख मास्क प्रतिदिन बना रहे हैं। एक छोटा सा स्वैब जो होता है वह विदेश से आता था और 17 रुपया पड़ता था, आज हम 1 रुपया 70 पैसे में भारत वह स्वैब टेस्टिंग के लिए बना रहा है। तो इस महामारी में भी जहां एक तरफ हम लोगों ने इन सब चीजों का ख्याल रखा और हर तरह से अपनी तैयारी को पूरा किया जिससे कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटे। हालांकि आप भी जानते हैं कि कोरोना की आज तक कोई दवा भी विकसित नहीं हुई है, कोई टीका भी नहीं विकसित हुआ, पर सही समय पर मरीजों का इलाज करने से हमारे यहाँ घटनाएं तो हुई पर बहुत ही कम हुई। उसी प्रकार जब लॉकडाउन पे सारा समाज खतरे में था तो सबसे पहले हम लोगों ने 1,70,000 करोड़ रुपए गरीबों को दिया जिससे कि उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके। सभी हमारे 80 करोड़ नागरिकों को हमने का काम किया है। जो व्यापारी बंधु वहां परेशान थे तो आज
20 लाख करोड़ का पैकेज हम लोगों ने उसके लिए दिया, जिससे कि उद्योग धंधे फिर से उठ सकें और जो आत्मनिर्भर भारत केवल नारा नहीं हुआ है, 200 करोड़ के भीतर का कोई भी टेंडर हो तो अब उसमें केवल भारतीय कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और पीपीई किट और N95 बना के उन्होंने दिखला दिया है कि विषम परिस्थितियों में भारत स्वयं की सारी चिंता कर सकता है। और चाहे वह सूक्ष्म उद्योग हो, लघु उद्योग हो, MSME हो, सभी सेक्टर्स के लिए हम लोगों ने जो राशियां उपलब्ध कराई हैं, उससे भारत निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर भारत बन के उभरेगा। मुझको इतना ही कहना था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका प्रश्न है। जी, एक सवाल है, बिहार को क्या मिलेगा पैकेज में? ये लगातार जेडीयू कोटे के मंत्री पूछ रहे हैं, उद्योग मंत्री ने भी कहा है कि बिहार के हिस्से क्या आएगा, ये बताएं। जितना भी शिशु मुद्रा लोन है, लघु उद्योग के लिए जो भी है, मध्यम उद्योग के लिए है, वो सब जो है बिहार के कोई भी व्यक्ति जो लाभान्वित होना चाहे वह हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार का जितना किटी का हिस्सा बनता है केंद्र सरकार का, उससे हम सबों ने ज्यादा दिया। यह कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है कि हम 86,000 करोड़ रुपए बिहार को दे रहे हैं। बिहार तीसरा बड़ा राज्य है, तो भी हम मध्य महाराष्ट्र के मुकाबले हमसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र है, तो भी महाराष्ट्र के मुकाबले हम 30,000 करोड़ रुपए अभी इस वर्ष ज्यादा बिहार को दिए हैं। उसके अलावा 1.5 लाख करोड़ का PM पैकेज अलग से बिहार को मिला है। तो बिहार की जो केंद्र में हिस्सेदारी बनती है, उसका लगभग 1.5 से 2 गुना पैसा केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को दिया है। सर, क्या इतनी राशि मिलने के बाद भी जसवाल जी, इतनी राशि मिलने के बाद भी जसवाल जी, राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो केंद्र से फरियाद कर रही है कि मदद के लिए केंद्रीय योजना की सारी राशि का वहन करने का गुहार लगा दी है। तो आखिर क्या हो जाए? देखिए, आज भी अगर बिहार की स्थिति देखिए तो बिहार में 24 से 26% राशि बिहार सरकार अपने संसाधनों से लाती है और 74% राशि बिहार को केंद्र सरकार देती है। अगर आप उल्टा इसका महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में केवल 26% राशि केंद्र सरकार लगाती है और बाकी 74% राशि महाराष्ट्र अपने संसाधनों से देती है। तो आप ये दो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ सकें कि बिहार को कितनी बड़ी मदद केंद्र सरकार कर रही है। अध्यक्ष जी, बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों की साझा सरकार है। क्या बिहार में मंत्रियों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है? क्योंकि आपके मंत्री, केंद्र के मंत्री ये कहते हैं कि बिहार की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया उद्योग विभाग की तरफ से। देखिए, इसमें जो भी उद्योग जिनको लगाना है, उन सभी को जो भी प्रपोजल होगा वह बैंकों को करना है। और ये जो बिहार, ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, यह मूलतः जैसे हमारे रेहड़ी वालों से लेकर लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MSME लगाने के लिए, और उसमें जो भी ज्यादा मदद चाहेंगे केंद्र सरकार हर हालत में करेगी। तो ये 2023 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार है। इस विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना में भी एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मंडल अध्यक्षों तक से जुड़ा था। और कल मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, 38,000 तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं जो बूथों पर हुई। सही है कि 55 से 60,000 बूथों पर मन की बात का कार्यक्रम हुआ है, वहाँ हमारे सप्तऋषि बैठे हैं, और जाहिर बात है जब बूथ पर 7 हमारे पदाधिकारी बैठेंगे तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो सुने ही सुनेंगे। उसके अलावा जो उस बूथ को लेकर के पार्टी की तैयारी है उसकी भी चर्चा हुई है और उस हिसाब से हम आगे बढ़े। अध्यक्ष जी, एक डिजिटल चुनाव के लिए
के लिए आप तैयार हैं या फिर आप उसके पक्षधर हैं? आप डिजिटल चुनाव प्रचार पूछना चाह रहे हैं या डिजिटल चुनाव? डिजिटल वोटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, उसके लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं करता है, आज आधार कार्ड मैंडेटरी है केवल केंद्र सरकार या बिहार सरकार, राज्य सरकारों की योजना का लाभ लेने के लिए। तो अभी इस तरह की बात करने का तो समय नहीं है, पर चुनाव प्रचार में डिजिटल चुनाव प्रचार की बहुत बड़ी भूमिका होगी, इसका मुझको पूरा विश्वास है। बाकी तो सब चीज चुनाव आयोग को तय करना है, मैं खुद चुनाव आयोग अध्यक्ष की चुनाव होंगे। तेजस्वी यादव पर केस हुआ लॉकडाउन को लेकर, आपके विधायक ने लॉकडाउन जब तोड़ा तो उनके बॉडीगार्ड को निलंबित किया गया, उनके ड्राइवर को निलंबित किया गया, लेकिन संजय शर्मा माफ कीजिएगा अरविंद शर्मा पर अभी तक कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं किया। देखिए, किसी की भी पत्नी अगर या बेटी बीमार है तो हर व्यक्ति को हक है कानूनन जा करके उसकी चिंता करने का, और एक आम नागरिक के नाते वह उसका अधिकार है। आम नागरिक से बाहर अगर वह कोई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है तो वो सरकारी तंत्र समझेगा, लेकिन एक आम नागरिक के नाते आपकी भी बेटी बीमार होगी तो आपको पूरा हक है उसको जाकर। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि पप्पू पांडे पर आपकी पार्टी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। देखिए, अब अगर जिसने भी आप एक तो मैं बता दूं कि अगर तेजस्वी जी के कहने से कोई अपराधी और नॉन अपराधी हो तो उस हिसाब से तो हमारे यहाँ तब तो सुप्रीम कोर्ट ही को से फिर पूछना पड़ेगा कि शाहबुद्दीन को तो तेजस्वी जी अपराधी मानते ही नहीं है, अपने पिताजी को भी अपराधी नहीं मानते हैं जो इतने सालों से बंद हैं। तो कानून, इस सरकार में कानून अपना काम करता है, कानून के जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको हर हालत में सजा होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी कहें कि यह दोषी है यह निर्दोष है, तेजस्वी यादव जी हमेशा कहते हैं कि शाहबुद्दीन जी निर्दोष है, तो इसका क्या मतलब है कि वो निर्दोष हो गया और किसी को वो अपराधी कहें तो वो अपराधी हो गया? कानून को अपना काम करने दीजिए, जो कानून में दोषी होगा हर हालत में सजा। पप्पू पांडे को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? मैं कौन होता हूँ क्लीन चिट देने वाला या अपराधी बताने वाला? यह तो पुलिस को तय करना है, पुलिस जो तय करेगी, पुलिस के जो चार्जशीट में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, गोपालगंज के बीजेपी नेता कृष्णा साई की भी हत्या हुई है, उनकी पत्नी ने भी अमरेंद्र पांडे पे ही आरोप लगाया है। उसने, उनकी पत्नी ने कहा कि बीजेपी से हमें उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाएगी। देखिए, पुलिस इस सरकार में न्यायिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पूर्णतः निरपेक्ष है और जो भी व्यक्ति दोषी होगा हर हालत में उसको सजा मिलेगी, पर यह पुलिस के जांच करने का विषय है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। जांच में इतना विलंब क्यों हो रहा है? पूछताछ तक अभी तक नहीं हो पाई है, विधायक तक लाया नहीं गया है, ये क्या दर्शाता है? मैं यहाँ पे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हूँ, जो भी हो रहा है उसका उस विभाग के सरकार के मंत्री तुरंत की स्थिति जानते हैं। बिल्कुल, मैं पार्टी हूँ, मैं सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन इस विषय में मैंने पूछताछ नहीं की है और इस सरकार के 15 वर्षों का इतिहास देखिए, दोषी कोई भी व्यक्ति हो आज तक उसको नहीं बख्शा गया। गिरिराज सिंह ने परमेश्वर मुखिया को शहादत की बात की, उनके शहीद की दर्जा देने की बात कही है। आरजेडी ने सवाल बताया है। मैंने अभी देखा नहीं, मैं देख कर तभी मैं टिप्पणी करता हूँ। अच्छा, ये जो 1 साल पूरा हुआ है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा जी क्या कोई डिजिटल रैली भी करने वाले हैं, वर्चुअल रैली? बिल्कुल, बिहार में वर्चुअल रैली होगी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 9 तारीख को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार को संबोधित करेंगे और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1 लाख लोग उनका संबोधन डिजिटल माध्यम से। कितनी रैलियां होंगी सर? बड़ी रैली 2 होगी और सभी 243 विधानसभाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैली होगी। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 तारीख को 9 तारीख को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पटना से नीरज कुमार की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।